हेलो बच्चों, आपको पता है अपन पिछली क्लास के अंदर खाद और उर्वरक के मध्य अंतर देख चुके थे और खाद के लाभ देख चुके थे। तो अब अपन कृषि पद्धति का 4 टॉपिक है जिसका नाम है सिंचाई, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट लिखा हुआ है कि जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ओके, मतलब जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता जैसे अपन को होती है उसी प्रकार पादपों को भी जल की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि पौधे में लगभग 90% जल होता है, कि पौधे के अंदर है ना 90% जल होता है, पूरा 90%। ओके, तथा जल साथ ही खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण करता है, क्योंकि जल के द्वारा ही खनिज और उर्वरकों का अवशोषण होता है पौधे के अंदर, जल के द्वारा जल में घुल के ही वो अंदर आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं निश्चित अंतराल में खेत जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब सिंचाई की परिभाषा क्या होगी कि निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। मतलब निश्चित अंतराल मतलब किसी निश्चित अंतराल में जल में अपन खेत से मान लो अपन फर्स्ट डे खेत के अंदर पानी देते हैं फर्स्ट डे। ओके, फर्स्ट डे तो बाद में अपन फिर देंगे थर्ड, ओके, तीसरे दिन, फिर बाद इसके बीच में आ गया 2 दिन का गैप, तो फिर अपन 2 दिन का गैप कर देंगे, तो फिर हो जाएगा 5वें दिन। ओके, तो मतलब निश्चित अंतराल हो, जैसे अपन पहले एक फर्स्ट दिन मतलब 1 तारीख को दिए पानी, ठीक है, फिर अपन ने दिया 3 तारीख को पानी, तो अपन फिर देंगे 5 तारीख को, तो मतलब निश्चित अंतराल हो गया, बीच में इनका गैप निश्चित हो गया। उसी प्रकार मतलब निश्चित अंतराल में खेत में जल देना, मतलब निश्चित अंतराल में खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि तथा सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। मतलब मेन बात ये है इसके अंदर ऋतु कि मतलब सिंचाई का समय बारंबारता यानी बार बार फसलों की मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होती है। मतलब हर ऋतु में पानी देने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इसके अंदर 2 दिन का गैप देंगे तो उसमें 3-4 दिन का गैप दे देंगे वर्षा ऋतु में, तो इसमें ऋतुओं का भी रोल होता है। तो फसलों का मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। ओके, इसमें हो गया ना, मतलब फसल मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है, मतलब मिट्टी के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से पानी अलग अलग गैप के मतलब अलग अलग दिया जाता है। समझ गए, गैप के हिसाब से दिया जाता है। मतलब इसमें मेन रोल हो गया मिट्टी का और ऋतु का, मतलब मिट्टी और ऋतु के हिसाब से फसल में पानी दिया जाता है जिस प्रकार मिट्टी को। फिर हम बात करते हैं कि जल आवश्यक क्यों है, पादप के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो बीजों के अंकुरण के लिए है ना, शुष्क अवस्था में बीजों का अंकुरण नहीं होता। शुष्क यानी मतलब सूखे में बीजों का अंकुरण नहीं होता, तो बीजों के अंकुरण के लिए ही जल की आवश्यकता होती है। तो इसका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। मतलब बीजों के अंकुरण के लिए है ना जल आवश्यकता। अब बात करते हैं अंकुरण क्या होता है। तो पौधे की भ्रूण अवस्था मतलब बीज से पौधे बनने की अवस्था को अपन अंकुरण कहेंगे। ओके, बीज की अवस्था को, जैसे बीज से वो पौधा बनेगा तो उसकी बीज की अवस्था को अपन अंकुरण कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें हो गया कि जल आवश्यक क्यों है, तो बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। अब अगर जल मतलब मेन बात ये हो गई कि ये शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता, इसलिए जल जरूरी होता है, और जल अगर देंगे तो वो मिट्टी नमी रहेगी, नमी होगी मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो इसका ये हो गया कि बीजों के अंकुरण के लिए जल आवश्यक होता है। ये इसमें सिंचाई के बारे में हो गया। अब अपन सिंचाई के स्रोत देखेंगे, एक बार आप है ना ये कर लो, फिर सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अपन अब है ना सिंचाई के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से। ठीक है, तो देखो सिंचाई के स्रोत, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि से जल की, ये इत्यादि है ना, ये आदि, ये जल के स्रोत होते थे। तो अपन पहले प्राचीन काल में अगर स्रोत की बात करें तो उस टाइम पे स्रोत के लिए कुएं, जलकूप और तालाब, झीलें, नदियां, बांध, नहर, इनके द्वारा ही फसलों में पानी दिया जाता था। तो ये मेन स्रोत होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किन स्रोत के द्वारा अपन है ना यहाँ से पानी निकाल के खेत में डालते थे। तो देखो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, तो मतलब कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक
पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते थे। तो जैसे इसके अंदर है ना मवेशी और मजदूर काम में आते थे। पहले पहले के टाइम पे मवेशी और मजदूर काम में आते थे। मवेशी मतलब जानवरों को काम में लिया जाता था ज्यादातर, और मजदूरों को भी काम में लिया जाता था। ठीक है, तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके में मतलब कुओं, झीलों एवं नहरों से उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाना। मतलब स्रोतों का काम क्या होता था कि कुएं, जल, नदियों से जल निकालते थे तथा खेतों में पहुंचाते थे। ये पारंपरिक स्रोतों का काम होता था। तो इसके अंदर ये दिए हुए हैं 4 स्रोत: मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। इन चारों के पारंपरिक तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहला है मोट, यानी इसे अपन घिरनी भी कहते हैं। ओके, इसकी आपको इमेज दिख रही होगी, मोट यानी घिरनी की। इसके अंदर आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा और जो है ना कुएं के अंदर से एक थैला डाल के रस्सी से खींच के पानी निकाल रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा घिरनी यानी मोट, और फिर खेतों में डाल रहा है। ठीक है, फिर बात है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, एक झूले के आकार का होता है, एक गोल से चक्री, इसमें आपको इमेज में दिख रही होगी गोल से, और उसके ऊपर एक बाल्टी बंधी हुई है, वो ऐसे गोल गोल घूमती है, पानी लेती है तथा उधर एक मतलब नाली टाइप में बन रखी है खेतों के लिए, तो ऐसे गोल गोल घूमेगी बाल्टी से और वो पानी उसमें डालती जाएगी, वो हो जाएगा चेन पंप। फिर बात करते हैं अपन ढेकली। ढेकली की भी आपको इमेज दिख रही होगी कि एक लकड़ी बस से आगे एक बाल्टी बंधी हुई है और लकड़ी पीछे हुई है, तो जैसे लकड़ी को अपन उठाएंगे तो बाल्टी कुएं के अंदर चल जाएगी। ओके, फिर अपन जैसे उस लकड़ी को पीछे से मतलब नीचे करेंगे तो बाल्टी अंदर आ जाएगी, तो ये ढेकली है, फिर अपन उसमें खेतों में डाल देंगे। फिर बात है रहट। रहट में भी अब आप रहट की इमेज देख सकते हो, इसके अंदर है ना वहां पे एक मतलब बाल्टियों की चक्री बनी होगी और इधर एक गाय बंधी हुई है। ओके, मतलब बेल बंधी हुई है, तो बेल इधर से गोल गोल घूम रही है, उधर वो चक्री मतलब झूला टाइप में है ना, वो उधर से गोल गोल घूम रहा है अंदर की साइड में। ठीक है, तो वो बाल्टियों के अंदर पानी भरता जाता है और उधर से मतलब खाली करते जाते हैं। ठीक है, मतलब वो अंदर अंदर घूमेगा और पानी निकाल के ऊपर लाता जाएगा, फिर पानी निकाल के ऊपर लाता जाएगा, ऐसा है। तो ये इन 4 तरीकों के बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन इसके आधुनिक तरीकों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक बार आप है ना इसको उतार लो। ठीक है, तो बच्चों अपन अब है ना सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में बात करते हैं। आधुनिक यानी जो अभी वर्तमान में अपन काम में लेते हैं, और पारंपरिक के बारे में अपन अभी बात कर चुके हैं। अब अपन आधुनिक के बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक स्रोत के अंदर है ना 2 नाम आते हैं। एक तो आएगा छिड़काव तंत्र, मतलब छिड़काव यानी जिससे पानी को अपन वर्षा के द्वारा खेतों में डालकर छिड़काव के माध्यम से पानी खेतों में पहुंचाते हैं, तो उसे छिड़काव तंत्र कहेंगे। ड्रिप तंत्र मतलब जिसमें अपन बूंद बूंद करके खेतों में पानी डालते हैं, तो उसे ड्रिप कहेंगे, ड्रिप तंत्र। जिसे ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं, इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहेंगे। छिड़काव तंत्र को कहेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, और ड्रिप तंत्र को ड्रिप सिस्टम कह देंगे। आप इन नाम से आप पता चल सकता है। अब अपन फर्स्ट वाले में बात करते हैं छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र की आपको ना एक इमेज दिख रही होगी। ओके, उस इमेज में आपको ये दिख रहा होगा कि कुआं है। ओके, कुएं के ऊपर है ना मोटर लगी हुई है, मोटर के पाइप है ना खेतों में जाके जुड़े हुए हैं। खेतों के अंदर जाके है ना आपको दिख रहे हो खेतों के अंदर ऊर्ध्वाधर पाइप लगे हुए हैं लंबे लंबे, तो मोटर का मुख्य पाइप है ना उन पाइपों में जाके जुड़ा हुआ है। अब है ना अपन मोटर चालू करेंगे। ओके, अब मोटर के अंदर आपको पता है डीजल ये लगते हैं, तो अपन है ना मोटर को चालू करेंगे, इसमें अपन को बिजली या डीजल ये लगता है इनमें। तो अपन मोटर चालू कर देंगे, मोटर है ना अंदर कुएं में से पानी खींचेगा तथा उन ऊर्ध्वाधर पाइपों के अंदर पानी भेजेगा। ऊर्ध्वाधर में पाइप भेजेगा तो उनके ऊपर है ना फुहारे लगे हुए हैं, फुहारे। ओके, तो उन फुहारे के अंदर से पानी जाएगा ना, तो वर्षा के जैसे पानी खेतों में अंदर डलता है, मतलब जिस प्रकार से वर्षा होती है ना उसी प्रकार ये पानी खेतों के अंदर डलता है। तो ये तरीका है ना छिड़काव तंत्र कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको इसको अपन बोल देंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। फिर बात करते हैं अपन ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, और ये है ना छिड़काव तंत्र है ना असमतल भूमि के लिए है ना ये अच्छा होता है, जहाँ पर सम भूमि है ना असमतल होती है, बिल्कुल सीधी नहीं, सपाट नहीं होती, वहां के लिए छिड़काव तंत्र सही रहता है। अब अपन बात करेंगे ड्रिप तंत्र की, ड्रिप सिस्टम की। ओके, अब ड्रिप सिस्टम है ना अपन क्यों काम में लेते हैं, तो मतलब मेन बात यह है कि जिन जगहों पे पानी की कमी होती है ना उनके लिए है ना ये ड्रिप सिस्टम वरदान होता है, वहां के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जल की हानि कम होती है। इसके अंदर आपको एक इमेज दिख रही होगी कि वही सिस्टम है, कुएं के ऊपर मोटर लगी हुई है, कुआं पानी में से मतलब कुएं में से मोटर पानी खींचेगा और वही। लेकिन इसके अंदर है ना फुहारे नोजल नहीं लगे हुए थे, इसके अंदर बस ऊर्ध्वाधर पाइप लगे होंगे और मतलब हर पौधे के पास में एक ड्रिप यानी
छोटा सा छेद होता है जिसमें से बूंद बूंद कर पानी गिरता है। तो जैसे इधर से मोटर से पानी अपन खींचेंगे तो उन पाइपों में जाएगा और वहां से ना ये बूंद बूंद करके पानी डलेगा, ओनली बूंद बूंद से, ठीक है। तो जो सीधा जड़ों में जाता है अंदर, इस वाले सिस्टम में जो पानी होता है ना सीधे जड़ों में जाता है। तो इसके अंदर है ना जल की हानि नहीं होती। तो अपन इसमें मेन हो जाएगा कि इसमें जल की हानि नहीं होती है। ओके, तो मेन ड्रिप सिस्टम में ना जल की हानि नहीं होती। तो ड्रिप सिस्टम वरदान है जहाँ पे पानी कम हो। तो ये अपन बात कर लिए सिंचाई के आधुनिक स्रोत और सिंचाई के पारंपरिक स्रोत के बारे में। अब अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, खरपतवार के बारे में बात करेंगे। खरपतवार क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ओके, आप एक बार ना ये उतार लो टॉपिक के। उत्पादन एवं प्रबंधन में अपन ने कृषि पद्धति के बारे में बात कर रहे थे। तो कृषि पद्धति का है ना 5वां पॉइंट अब जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है खरपतवार से सुरक्षा। ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे पर खरपतवार से सुरक्षा के बारे में, ठीक है। तो देखो इसके अंदर है ना 5वां पॉइंट अपना खरपतवार से सुरक्षा। ओके, मतलब खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं पर, और खरपतवार क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे इस वाले टॉपिक में। तो देखो इसमें पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन की निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि निराई क्या होता है, कि निराई क्या होता है। ओके, तो खरपतवार को हटाने को ही निराई कहते हैं। ओके, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निराई किसको बोलेंगे, मतलब खरपतवार को हटाना, मतलब खरपतवार को हटाना निराई कहते हैं। या तो आप ऐसे बोल लो कि खरपतवार को हटाना, या ऐसे बोल सकते हो आप निराई। ओके, तो इसके अंदर से लिखा हुआ है कि निराई के समय अवांछित पौधों को हटाना खरपतवार कहलाता है। मतलब अवांछित पौधे से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो बच्चों अवांछित पौधे किसे कहते हैं, जब अपन बीज बोते हैं तो बीज के साथ प्राकृतिक रूप से कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। ओके, प्राकृतिक रूप से अन्य पौधे उग जाते हैं। जैसे अपन ने गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं के साथ और दूसरे बीज और दूसरा पौधा उगाया। ओके, जिसे अपन जैसे घास भी कहते हैं, घास होता है ना, वैसे तो वो पौधा है ना उसके साथ उग के आ गया, वो ना तो मानव ना पशु किसी के भी काम का नहीं होता है। ओके, इसलिए है ना अपन को है ना खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। तो खरपतवार का मीनिंग ये होता है, मेन बात, कि जब अपन फसल उगाते हैं ना तो फसल के साथ है ना अवांछित यानी उस फसल के अलावा दूसरा पौधा खुद ही उग जाता है। ओके, जो फसल के लिए हानिकारक होता है। ओके, अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि खरपतवार हटाना आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह को रोकता है जिसके कारण पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ओके, सेकंड लाइन इसके अंदर ये लिखी हुई है कि इसको हटाना आवश्यक क्यों है, क्योंकि वो अपन जो खेत के अंदर पानी देंगे तो वो पानी का भी उपयोग करेगा, पोषक पदार्थ जो मिट्टी से मिलेंगे उनका भी उपयोग कर लेगा। तो उन फसल के लिए तो पोषक तत्व कम हो गए ना उन घास की वजह से, तो इसलिए उनको उठाना बहुत आवश्यक था। और ये मेन बात जगह भी घेरता है। जैसे अपन ने गेहूं की फसल उगा दी तो उनके बीच बीच में उग गया तो वो जगह ज्यादा फैल जाएगी, वो घने हो जाएंगे तो पौधे की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए खरपतवार को उठाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, फिर अपन थर्ड लाइन की बात करते हैं। मतलब कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जब अपन कटाई करते हैं, अगर अपन खरपतवार को नहीं काटते, उस घास को नहीं काटते तो वो बड़ा हो जाता है उसके साथ फसल। और जब अपन फसल की कटाई करते हैं तो उस फसल को काटने में भी बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि वो बड़ा होने के बाद कट नहीं पाता, सही से कट नहीं पाते। इसलिए अपन को उसको पहले ही हटा देना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब यह है। फिर बात करते हैं कि मनुष्य तथा पशुओं के लिए विषैली हो सकते हैं। मतलब ये जो खरपतवार अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हानिकारक है, ना तो अपने काम में है ना पशुओं काम में है, तो इसको अपन उगाए क्यों, ये भी तो बात है ना। जैसे फसल तो अपने काम में आ जाएगी और उससे जो भूसा मिलता है वो पशुओं के लिए हो जाता है काम में, लेकिन घास होता है ना ये विषैले होते हैं जो ना तो पशुओं काम में आते हैं ना मनुष्य काम में आते हैं। इसलिए इनको हटाना भी आवश्यक होता है क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है इनका खेत में रहने का। ठीक है, फिर बात करते हैं कि खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है।
अब इसमें से लिखा है कि खरपतवार को हटाने के लिए है ना किसान है ना बहुत तरीके अपनाता है। जैसे आपने पहले में देखा था मिट्टी को पोला बनाना। जिस टाइम पे अपन मिट्टी को पोला मतलब मिट्टी को पोला बनाते हैं, मिट्टी को खुदाई करते हैं, तो उस टाइम भी है ना खरपतवार खूब ज्यादा हद तक उखड़ जाते हैं तथा उस मिट्टी में दफनों मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। और भी जैसे अगर वो जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो अपन कटाई करते हैं उनकी, पौधों की कटाई करते हैं उनकी, या तो जैसे उनकी कटाई करके उनको हटाते हैं या उनको जड़ से भी उखाड़ लेते हैं। ऐसे है ना किसान उनको अलग अलग तरीकों से हटा देता है। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है खरपतवार को हटाने। अब इसमें अगला टॉपिक ये है कि खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। मतलब खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय इसमें बताया है जब या तो पौधे में पुष्पन हो, जब मतलब पौधे के अंदर पुष्प आए तब हटाए, या बीज के अंकुरण से पहले। अब बीज अंकुरण क्या होता है इसका, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ना, पिछला वीडियो जाके देखो, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको मैंने अंकुरण के बारे में सबके बारे में बताया। फिर भी बता रहा हूँ बीज के अंकुरण वो होता है जिसमें बीज से पौधे के बीज की जो बीज है ना, बीज से अगर पौधे का रूप लेता है ना तो उसकी बीज की क्रिया होती है, उसको अंकुरण कहते हैं। बीज है तो बीज से पौधा बनेगा तो इसकी बीज की क्रिया को अपन अंकुरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अंकुरण। ठीक है। तो इसमें समय क्या बताया, क्या तो पौधे के पुष्प आए उस टाइम पर सी खरपतवार को उठाए, या बीज के अंकुरण से पहले वाली अवस्था में इनको हटाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बीच में नहीं हटाते खरपतवार। अब इसमें लिखा हुआ है कि यह कार्य खुरपी और हेरों की सहायता से होता है। ओके, तो अब बात आती है कि अपन हटाए किससे, तो उनको हटाने के लिए भी औजार होते हैं। आपने खेतों में देखा होगा कि कुछ महिला या किसान है ना खुरपी से है ना उन खोदते हैं, घास खोदते हैं ना, मतलब जैसे खरपतवार को खोद के फिर हटाते हैं। तो ये खुरपी है ना एक प्रकार का ये सरल औजार होता है, ये भी सरल औजार होता है। जो एक लकड़ी का इसका पीछे पकड़ने का हैंडल होता है और आगे लोहे की पत्ती का बना हुआ होता है, एक खुरपी और एक हेरो नाम का, ये जिसकी आपको ना इमेज दिख रही होगी खुरपी की और हेरो की। ये खरपतवार को हटाने में काम में आता है और खेतों में खुरपी को इनको अपन काम में लेते हैं। तो ये है ना खरपतवार के बारे में हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है, खरपतवार नाशी। एक बार आप अगर ये स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, फिर अपन खरपतवार नाशी के बारे में बात करते हैं। अब अपन है ना खरपतवार नाशी के बारे में बात करेंगे। खरपतवार नाशी क्या होता है? तो खरपतवार नाशी आप इस वर्ड से भी समझ सकते हो कि खरपतवार नाशी क्या होता है। मतलब खरपतवार का नाश करने वाला, ओके, उसे अपन बोलेंगे खरपतवार नाशी। मतलब ये एक प्रकार का रसायन होता है जिसका उपयोग अपन खेतों में करते हैं। बड़े बड़े खेतों के अंदर है ना अपन जब खुरपी इनकी सहायता से इनको हटा नहीं सकते, तो बड़े खेतों में अपन खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। अपन छोटे खेतों में तो खुरपी इनकी सहायता से हटा देंगे, परंतु बड़े खेतों के लिए अपन को है ना खरपतवार नाशी एक प्रकार का रसायन होता है। तो इसके अंदर मतलब रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सके, जिन्हें खरपतवार नाशी कहेंगे। अगर रसायनों के द्वारा खरपतवार को नियंत्रण किया जाए तो उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी मतलब खरपतवार का नाश करना है, खरपतवार को हटाने वाला रसायन को खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 4D नाम का वो रसायन है जिसका उपयोग अपन खेतों के अंदर खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। अब बात आते हैं खरपतवार को अपन खेतों में कैसे डालते हैं। तो बच्चों खरपतवार को खेतों में अपन जल में मिलाकर स्प्रे करते हैं, जल के अंदर मिला के स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर। इसके अंदर है ना इसमें ये लिखा हुआ है, देखो, खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। ओके, जैसे आपको एक इमेज दिख रही होगी, इसके अंदर एक व्यक्ति एक मशीन छिड़कने के लिए एक मशीन ले रखा होगा जिसके हाथ में एक तो गन होगी और वो है ना पीछे एक बैग लगा रखा होगा जिसके अंदर पानी और केमिकल दोनों डाले जा सकते हैं, और वो खेत के अंदर है ना उससे स्प्रे कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार अपन खरपतवार नाशी का वो स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए एक मशीन आती है, उसके अंदर है ना दवाई वो खरपतवार नाशी डाल दो और जल मिला दो मात्रा के अनुसार, और फिर बाद में खेत में आराम से छिड़काव कर लो। तो खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर स्प्रे कराया जाता है। ठीक है,
अब मेन बात ये आती है कि खरपतवार नाशी क्या मनुष्य मतलब जो जो इंसान करता है उस पर असर डालती है क्या, कोई बीमारी बीमारी होती है? तो हाँ बच्चों, अपन जब खरपतवार नाशी का अपन खेतों में डालते हैं ना, तो उस टाइम अपन को ग्लव्स और मास्क का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि जो उसके अंदर से केमिकल अपने शरीर में अगर प्रवेश करेंगे तो अपने लिए हार्मफुल होंगे, अपने लिए हानिकारक होंगे। इसलिए जब भी अपन खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो है ना, उससे पहले अपन को या तो मास्क मास्क पहनना जरूरी है और हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी है जब भी अपन अब छिड़काव करें। तो ये अपना खरपतवार से सुरक्षा वाला कृषि पद्धति का 5वां टॉपिक पूरा हो गया है। आप एक बार इसको उतार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं 6ठा टॉपिक कटाई कटाई के बारे में। तो बच्चों अपन है ना खरपतवार से सुरक्षा वाला कृषि पद्धति का टॉपिक पूरा कर चुके हैं। तो अब अपन है ना इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है कटाई। क्या नाम है? कटाई। ओके, तो देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है पॉइंट कि फसल के पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। ओके, तो बच्चों फसल के पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को ना कटाई कहेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं गेहूं की फसल, तो आपको पता है जब गेहूं की फसल पक जाती है तो अपन उसको काटते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे कटाई। क्योंकि आपको पता है कि गेहूं की फसल ना 3-4 महीने में पक जाती है। ओके, 3-4 महीने में पक जाती है, तो 3-4 महीने बाद जब वो पक जाती है ना तो उसे काटते हैं। ओके, तो उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे कटाई। क्या कहेंगे? कटाई। फिर बात करते हैं कि कटाई करने के तरीके, कि कटाई करने के तरीके होते हैं। अब कटाई कैसे करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो कटाई कैसे करेंगे, तो उसके तरीके होते हैं। तो इसमें बात करते हैं परंपरागत तरीका। अब परंपरागत तरीका वो नहीं है अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है, परंपरागत, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो वाला परंपरागत नहीं है। परंपरागत मतलब है प्राचीन प्राचीन काल में किस प्रकार करते थे, जब अपने पास मशीनें वशीनें नहीं होती थी, तो उस टाइम पे है ना दराती का उपयोग करते थे। दराती ये एक प्रकार का सरल औजार टाइप में है ना, उसमें हैंडल होता है और आगे से नुकीली होती है। ओके, जिसे अपन काट के, ओके, ये है ना अपन गेहूं की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी फसल के बारे में बात कर रहे हैं? गेहूं की फसल के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं आधुनिक तरीका। ओके, अब आधुनिक तरीके में बात करते हैं कि इस टाइम पे है ना मशीनों के द्वारा सारा काम होता है। तो आपको पता है कि आधुनिक तरीके के नाम आते ही आपको है ना मशीनों का आइडिया आना चाहिए कि मशीन, कोई मशीन होगी। तो मशीन के द्वारा अगर अपन इसको अलग कटाई करते हैं ना तो उसे हार्वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्वेस्ट कहेंगे। हार्वेस्ट करना। ओके, मशीनों के द्वारा अलग करने को बोलेंगे अपन हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट। तो फिर अपन बात करते हैं एक नया इसमें पॉइंट है कि अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, कि अनाज को है ना अगर भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को, जैसे अपन गेहूं की फसल की बात करते हैं, तो गेहूं की फसल से अगर अनाज के दाने को अलग करते हैं, ओके, तो उस प्रक्रिया को अपन थ्रेसिंग कहेंगे। थ्रेसिंग। अब इसके अंदर है ना भूसा होता है ना, वेस्ट मटेरियल होता है, ये काम का नहीं होता है, इसलिए है ना इसको अपन अलग कर लेते हैं और अनाज के दाने अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो उसे थ्रेसिंग कहेंगे। फिर इसके अंदर बात ये आती है ना, थ्रेसिंग होता है ना, थ्रेसिंग करने के लिए भी है ना 2 तरीके होते हैं। या तो इसको मशीनों के द्वारा कर सकते हैं या इसको परंपरागत तरीके द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर है ना अगर इसको मशीन के द्वारा करते हैं ना तो उस मशीन का नाम होता है कंबाइन मशीन। क्या नाम होगा? कंबाइन मशीन। ठीक है, तो अगर उसको करेंगे ना तो उसका नाम हो जाएगा कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन। अगर मशीन के द्वारा भूसे को अलग करेंगे, ओके, तो वो हो जाएगा कंबाइन मशीन। अब कंबाइन मशीन ऐसी है, इसके अंदर है ना दोनों काम हो जाते हैं। इसके अंदर कटाई का भी काम हो जाता है और भूसे, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने का काम भी हो जाता है फसल, गेहूं की फसल में। तो ये कंबाइन मशीन हो गई। अब बात करते हैं अगर जैसे बड़े क्षेत्रों के अंदर तो अपन कंबाइन मशीन का काम में ले लेंगे, बट छोटे क्षेत्र होते हैं ना वहां पे अपन विनोइंग द्वारा भी ये आसानी से कर सकते हैं। इनके आपको ना इमेज दिख रही होगी विनोइंग की। विनोइंग के अंदर है ना जैसे आपको पता है उस पे एक लोहे की गोल होगा, लोहे का गोल सा है, उसके ऊपर है ना कुछ महिलाएं आपको दिख रही होगी जो उस पे जो अपन ने फसल की कटाई की थी ना उनको उन पे मार रही है, जिससे अंदर अनाज के दाने चल जाएंगे है ना और बाहर भूसा अलग रह जाएगा। इस पर कॉम्बाइन मशीन दिख रही होगी। कॉम्बाइन मशीन के अंदर आपको बड़ी बड़ी मशीन दिख रही होगी जो कटाई भी वही कर रही है और पीछे से है ना अनाज के दाने अलग करती जा रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगी कंबाइन मशीन। और ये अब इसे बात करते हैं है ना कंबाइन मशीन का, तो अपन बड़े क्षेत्रों में उपयोग करेंगे। और जो ये विनोइंग वाली मशीन, विनोइंग वाला तरीका है ना, विनोइंग वाली मशीन का अपन छोटे क्षेत्रों में इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, छोटे क्षेत्रों में इनका उपयोग कर लेंगे और बड़े वाले में इनका कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं भंडारण की। ठीक है, भंडारण की।
ओके। अब कृषि पद्धति का है ना लास्ट चरण है भंडारण, ठीक है। तो बच्चों अपन जब है ना फसल की कटाई कर चुके और कटाई से ना भूसे को अलग कर दिए तो अपन को अनाज के दाने मिल गए, ठीक है। तो अब उन अनाज के दानों का क्या करें, तो जितना तो अपने उपयोग में आएगा ना उतना तो अपन अपने उपयोग के लिए रख लेंगे, ठीक है। वो जो उपयोग से अत्यधिक होगा उसका अपन भंडारण कर लेंगे। तो अब बात आती है कि भंडारण क्या होता है। तो देखो, फसल से प्राप्त दानों को एकत्रित करना भंडारण कहलाता है, ठीक है। जो फसल से प्राप्त अपन को दाने हैं, जैसे अपन गेहूं की फसल की बात करते हैं तो गेहूं की फसल से अपन को प्राप्त हुए अनाज के दाने, ठीक है, तो उनको अगर अपन एकत्रित कर ले सबको तो उसे कहेंगे भंडारण। क्या कहेंगे? भंडारण कहेंगे, ठीक है। अब ये बात आती है कि भंडारण करना जरूरी क्यों, उसको ऐसे कैसे रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है जब आपको उन बीजों के अंदर है ना नमी होती है, नमी, तो उन बीजों को अपन ऐसे बाहर खुले में नहीं रख सकते, इसलिए उसे भंडारण करना उसे आवश्यक है, किसी एक जगह रखना उसको आवश्यक है। क्योंकि अगर उसमें नमी है तो उस पे है ना सूक्ष्म जीव उसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो अनादि दानों को सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उनका भंडारण करना आवश्यक है। चूहों से बचाने के लिए, जैसे आपको पता है अगर बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो चूहे खा जाएंगे, ऐसे गिलेरिया, इनसे बचाने के लिए अपन को ना भंडारण करना आवश्यक होता है। तो देखो, बीजों को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण आवश्यकता है। उचित भंडारण आवश्यकता होता है। तो क्या करें? तो देखो बच्चों, भंडारण करने से पहले अपन है ना कुछ बीजों को है ना भंडारण करने से पहले है ना बीजों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इसे धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। आपको भी मैंने नमी के बारे में बताया कि उनमें नमी होता है तो उनपे है ना सूक्ष्म जीव उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए है ना बीजों को अपन धूप में सुखाते हैं, ओके। सूखने के बाद है ना उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वो सूक्ष्म जीव से तो बच जाते हैं, बट चूहे इनसे तो नहीं बच पाएंगे। तो चूहों से, गिलहरियों से बचाने के लिए ना है ना अपन को है ना उन्हें बड़े पात्र में रखना होगा, ठीक है, लोहे के बड़े पात्र में, जब अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नीम की पत्तियां। तो आपको पता है कि धूप में सुखा देंगे और फिर भी है ना उनकी आर्द्रता कुछ ही मात्रा में कम होगी उनकी नमी, ठीक है। तो आपको पता है कि आप देखेंगे घरों में कि अपन है ना, जैसे आपकी घर में मम्मियाँ ये होती है ना, तो बड़े बड़े जो बक्से टाइप में होते हैं उनके अंदर अनाज रखती है। तो उनके अंदर आपने देखा होगा वो उनके अंदर है ना नीम की पत्तियां डालती है कि इसके अंदर इल्लिया या ऐसे सूक्ष्म जीव ना लगे, इसके लिए उसके अंदर है ना नीम की पत्तियां डालती है। तो नीम की पत्तियां भी एक अच्छा सोर्स है जो सूक्ष्म जीवों से उन्हें बचा सकता है, ठीक है। अब जिस प्रकार अपन ने बात कर लिया उसे धूप में सुखा लेते हैं, फिर या नीम की पत्ती डाल देते हैं। तो एक तीसरा और होता है कि उसके अंदर है ना अपन रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं, मतलब रसायनों के द्वारा एक दवाई आती है, तो उन्हें भी आपने देखा होगा एक पोटलियों में बांध के कुछ घरों में उन्हें भी डाला जाता है, या बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर बड़े फैक्ट्रियों के अंदर रासायनिक उपचार ही किया जाता है, ठीक है। ये उपचार संभव नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब जैसे सूक्ष्म जीव बचाने के लिए है ना, या तो अपन सूक्ष्म जीवों धूप में सुखाते हैं, नीम की पत्तियां और रासायनिक उपचार, ये 3 उपचार हो गए अपने। फिर बात करते हैं कि भंडारण किस में करते हैं। मेन बात ये है कि भंडारण अपन उसको भंडार किस में करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। तो है ना भंडारण ना जूट के बोरे आते हैं, बोरे, ओके, उनके अंदर एकत्रित करते हैं, या तो अपन या बड़ा लोहे का बक्सा होता है उसके अंदर एकत्रित करते हैं, जिसके अंदर है ना चूहों से, गिलहरियों से, इनसे बचा जा सकता है, ओके। जैसे जूट के बोरे में तो चलो लग जाएगा, लेकिन वो चूहे ये कुतर जाएंगे, बट जो लोहे के बक्से होते हैं ना उनके अंदर वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो भंडारण किस में करेंगे? जूट के बोरों में और धातु के बड़े पात्र में। तो ये हो गया भंडारण का टॉपिक, ओके। तो अपन कृषि पद्धति के जो 7 टॉपिक थे ना उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, 7 टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक बचेगा कि जंतुओं से भोजन, तो बच्चों ये इस चैप्टर का ना ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपको है ना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने है ना पहले वाले जो पार्ट नहीं देखे ना, तो पहले वाले पार्ट आप देख सकते हो, ओके। तो अपन अभी लास्ट फाइनल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अपन पादपों से तो भोजन प्राप्त कर लिए कि पादपों से कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार है ना जंतुओं से भी भोजन प्राप्त किया जाता है। जंतुओं से भी भोजन प्राप्त किया जाता है। जैसे अपन ने पादपों में तो देख लिया कि पादपों से फसल के बारे में अपन बात कर ली, अब अपन बात करेंगे कि जंतुओं से कैसे भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं, ओके। मतलब जंतुओं को पालकर भी अपन
भोजन प्राप्त कर सकते हैं, इसे पशुपालन कहेंगे। मतलब पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बात आती है कि अपन जंतुओं से किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप बच्चों जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं दूध, तो दूध अपन कैसे प्राप्त करते हैं, अपन दूध गाय से भी प्राप्त कर सकते हैं, ओके, भैंस से, बकरी से, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया दूध, तो दूध अपन जंतुओं से तो प्राप्त करते हैं, जैसे गाय से, भैंस से, बकरियों से, इनसे अपन दूध प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अंडा अंडा अपन मुर्गियों से प्राप्त करते हैं, तो एक तरह जंतु हो गए ना, इनसे प्राप्त करते हैं, ओके। तो ये हो गई इसके अंदर पशुपालन के बारे में। तो पशुपालन किस प्रकार से किया जा सकता है, पशुपालन के लिए अपन है ना फार्म में, उद्योग में, इनके है ना अपन को जैसे सेवा भी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि ये भी है ना ऐसे ही बस मतलब दूध ऐसे दे देंगे, इनको भी अपन को चार डालना पड़ता है, इनकी मतलब उपचार करना पड़ता है, इनकी भी अपन को सेवा करनी पड़ती है। जिस प्रकार अपन ने फसल में सारे पॉइंट देखे थे ना, उसी प्रकार है ना इनमें इनको है ना जैसे चारा डालना, पानी पिलाना, उस प्रकार से इनकी भी की जा सकती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि समुद्र तटीय वाले इलाके होने थे समुद्र के पास में, वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो मछलियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ क्षेत्र होते हैं जो समुद्र के पास में, कुछ क्षेत्र होते हैं तटीय क्षेत्र बोलते हैं, तो वहाँ की में मछलियाँ अत्यधिक पाई जाती है ना, तो मछलियों से भी अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा हो गया अपना जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो इस वीडियो के इस मतलब इस 3 पार्ट के अंदर है ना ये सारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना 8th क्लास का वो पूरा हो चुका है। अगर आप ये पहले थर्ड वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो आप पहले है ना वो 2 पार्ट जो पहले बन चुके हैं ना वो जरूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, ओके। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।